हेलो गाइस, स्वागत है आपको फ्यूचर डॉक्टर मेडिसिन में। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर मतलब ऐसा बुखार जो कि इसमें वायरल के कारण होता है, जिसको हम फ्लू भी कहते हैं। कई बार फ्लू लाइक सिम्टम्स हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि तेज़ बुखार हो जाता है, साथों साथ बदन दर्द देखने को मिलते हैं, कफिंग यानी कि खांसी देखने को मिलती है, रनिंग नोज़ नाक से पानी निकलता है, फिर आँखों में जलन जैसा फील होता है और मसल पेन जैसा होने लगता है और स्किन के ऊपर रेसेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये मेडिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए कौन सी दवाई यूज होती है उसके बारे में हम डिटेल में सीखते हैं। आज के लेक्चर में जानते हैं वायरल फीवर के बारे में। तो ऐसे ही समझे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ बहुत सारी बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर मतलब कि ऐसा बुखार जो कि स्पेशली होता है, अलग अलग वायरस इसके कारण उसमें, स्पेशली जो फ्लू और जो डेंगू वगैरह जो वायरल होते हैं उनके कारण इस तरह का बुखार जो हो सकता है। और जिसके अंदर क्या होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर को वो 30 अंश डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो गए, 39 डिग्री अंश सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर है जो बढ़ने लगता है। और उसके कारण जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो उसके कुछ रीज़न देखने को मिलते हैं। पहली एक रीज़न होते हैं वो है वायरस, और वो वायरस आपके शरीर में कैसे इंटर होता है। अलग अलग तरीके से वो वायरस आपके शरीर में इंटर हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हेलेशन के थ्रू, जो कि हम ब्रीथिंग करते हैं, हवा लेते हैं, तो उसके कारण भी ये वायरस आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं। दूसरा जो है, जब हम खाना खाते हैं, वो खाना खाते वक्त समझे कि खाना के अंदर ऐसा वायरस या बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, जिसे हम वन हाइजीनिक फूड हम कहते हैं। तो उसके कारण भी कई बार वायरस फीवर हो सकता है। तीसरा जो बाइट्स या कीड़े एनिमल होते हैं, फिर किसी इंसेक्ट के कारण, स्पेशली मान लो इंसेक्ट ने बाइट किया है, जैसे कि मच्छर ने काट लिया है, तो उसके कारण भी कई बार वायरस फीवर हो सकते हैं। समझे कि इंसेक्ट वो एनिमल या वो जो मच्छर है, समझे कि वो वायरस को कैरी कर रहा है, आपको बाइट करता है, तो वो वायरस आपके शरीर में इंटर हो जाते हैं। फिर चौथा है बॉडी फ्लूइड के थ्रू, ये वायरस आपके शरीर के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो ये अलग अलग रीजन्स जिसके कारण आपको वायरल फीवर हो सकता है। उसके सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे पहले सिम्टम्स वह है फीवर यानी बुखार होना। वो जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस जितना देखने को मिलता है। सेकंड होता है फटीग, यानी कमजोरी जैसे फील करता है पेशेंट। फिर डिजीनेस फील करता है वो, फिर वीकनेस फील होता है। और नेक्स्ट जो आता है चिल्स, यानी काफ़ी ठंड लगता है पेशेंट को। फिर हेडेक यानी कि सिर में दर्द होना, वोमिटिंग यानी उल्टी होने लगती है। फिर मसल्स में दर्द होता है, पूरा बदन दर्द होने लगते हैं, स्पेशली जॉइंट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा दर्द फील करता है। फिर जो इन्हेलेशन हो जाता है, फेरिंक्स जिसे हम कहते हैं, गले में सूजन आ जाना, और जब आप ब्रीथिंग करते हैं उसके दौरान भी कई बार लोगों को दर्द होने लगता है। या फिर जब खाना खाते हैं उसके दौरान भी वो दर्द फील होता है, बिकॉज टॉन्सिल्स में भी सूजन आ जाती है, जिसके कारण ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। और रनिंग नोज, बहती नाक, नाक से पानी निकलने लगता है। फिर नजल कंजेशन यानी कि नाक भी बंद हो जाता है। फिर दूसरे कुछ सिम्टम्स हम देखें तो चेस्ट कंजेशन, यानी कि छाती में देखें तो कुछ जमा है ऐसा कुछ फील होता है। और स्पेशली वहाँ पे कफ यानी कि म्यूकस जो वहाँ पे होता है वो जमा होता है। सोर थ्रोट, गले में खराश फील होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। आँखों के अंदर, मतलब आँखों में
जलन जैसा फील करते हैं। उसके अलावा कफ फील होती है, स्किन रेशेस बन जाना, डायरिया, नौसिया, वोमिटिंग, तो ये सब सिम्टम जो देखने को मिलती हैं जब आपको वायरल फीवर हुआ है। तो आगे बात करते हैं कि वायरल फीवर के अंदर डायग्नोसिस कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि ये नॉर्मल वाला फीवर है या फिर वायरल फीवर है। तो सबसे पहले जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है, पेशेंट को डायग्नोसिस किया जाता है। तो पहले चेक किया जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। सेकंड जो होता है सिम्टम्स बेस्ड डायग्नोसिस की जाती है कि पेशेंट को पूछा जाता है उसके सिम्टम्स वगैरह क्या है। जैसे कि हम डिस्कस किया कि अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो उसमें कौन सा सिम्टम्स है उन्हें। तीसरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। और चौथा जो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर जो एक चेक करना है वो WBC काउंट कितने हैं, और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे को स्पेसिफिक टेस्ट भी वो आप करा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि अगर ये वायरल फीवर अच्छे से ठीक न हो तो क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन है डिहाइड्रेशन की। वायरल फीवर के कारण पेशेंट को डिहाइड्रेशन जैसे हो सकता है, डेलीरियम या फिर हेलुसिनेशन वाले कि ऐसा सोचने लगते हैं, यानी कि कुछ है ही नहीं फिर भी उसको ऐसा फील होता है, आसपास कुछ है, ऐसा घटनाएं हो रही हैं। वो घटनाओं से प्रॉब्लम हो सकते हैं, माना कि हेलुसिनेशन फील करता है पेशेंट को शौक जैसे हो सकता है। नर्वस सिस्टम माल फंक्शन, न्यूरॉन के ऊपर असर पड़ सकते हैं, जिसके कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकती है। फिर लीवर ख़राब हो सकता है, रेस्पिरेटरी फीवर हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलर हो सकता है, सेप्सिस यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा कोमा, सीजर एंड किडनी फेलर जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि अगर वायरल फीवर को समय पे ठीक न किया जाए। तो अब आगे बात करते हैं वायरल फीवर के ट्रीटमेंट की कि कौन सी दवाई यूज होती है वायरल फीवर को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले ऑप्शन बनता है कि दवाइयों से पहले जो कुछ कंडीशन को आपको फॉलो करना होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। जब आप किसी को फीवर होता है, सेकेंड हर्बल मेडिसिन भी लेनी चाहिए। उस दौरान एलोपैथिक मेडिसिन से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जो स्पेसिफिक फीवर है और उसके सिम्टम्स हैं। जैसे एलोपैथिक दवाई हैं उसके हम बात करते हैं। तो पहला तो मेडिसिन्स जैसे लेनी पड़ेगी जिससे फीवर कम हो। फिर रनिंग नोज वाला, जैसे कि बहती नाक, आँखों में जलन हो रही है, उसके लिए जो मेडिसिन्स आती हैं। फिर कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स अवेलेबल है, उसके हम बात करेंगे। एंटीवायरल स्पेसिफिक ड्रग भी ली जाती है, एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन, तो ये ऑप्शन बनते हैं। वायरल फीवर एलोपैथिक मेडिसिन्स के तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो फीवर को कम करने के लिए तो सबसे पहले ऑप्शन है पैरासीटामॉल का। पैरासीटामॉल के कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं 500 mg में या फिर 650 mg में। सभी मेडिकेशंस बेस्ट रहती है फीवर को कम करने के लिए। सेकेंड समझे तो पैरासीटामॉल से फीवर आएगा, आपको ठीक नहीं हो रहा है तो, या पैरासीटामॉल से किसी को एलर्जी है तो वो नहीं ले पाता है, उसके लिए आइब्रेन का ऑप्शन है, एस्पिरिन का ऑप्शन है, नॉन स्टेरॉइडल एंड इन्फ्लेमेटरी ड्रग का ऑप्शन है, जैसे कि एसाइक्लोफेनेक है, डाइक्लोफेनेक है। जैसे कि बदन दर्द उसके दौरान एसाइक्लोफेनेक है, डाइक्लोफेनेक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। आगे बात करते हैं जो रनिंग नॉइज़ है, नाक से पानी बहता है, आँखों में जलन हो रही है, तो उस वक्त जो ज़रूरी है कि स्टेमाइन को कम करना। तो एंटी हिस्टामिन जैसे कि सेट्रिजिन, लियोसेट्रिजिन है, क्लोरफेरामिन है, डाइफेनहाइड्रामाइन है, मोंटेलुकास्ट है, या फिर फेक्सोफेनाडाइन
वो इनमें से कोई भी एक मेडिसिन लेनी होती है, या फिर उसका कोई कॉम्बिनेशन है वो पेशेंट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करें तो एसाइक्लोफेनेक है, पैरासीटामॉल भी कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, दूसरा क्लोरजोक्साजोन वो प्रेजेंट है। उसी के सिमिलर आप देखना चाहे तो दूसरा भी इसके अंदर डाइक्लोफेनेक पोटेशियम है, पैरासीटामॉल है और क्लोरजोक्साजोन है। तो दोनों में आप देखें तो एक में एसाइक्लोफेनेक एक में डाइक्लोफेनेक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन आते हैं चेस्टान कोल्ड करके, तो उसके कंटेंट देखो, उसमें एक एंटीहिस्टामिन प्रेजेंट है और इसमें सेट्रिजिन है जो बहती नाक है वो कंट्रोल करेगी। उसके बाद फेनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड है, वो भी एक एंटीहिस्टामिन है। और तीसरा पैरासीटामॉल उसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि फीवर वगैरह को कम करने का काम करता है। जो वायरल फीवर के जितने भी सिम्टम्स है वो सभी कंट्रोल हो जाते हैं जब आप ये मेडिकेशंस लेते हैं। उसी का सिमिलर दूसरा एक टेबलेट है, आप देख सकते हैं ओकासेट कोल्ड करके, ये भी आप ले सकते हैं। फिर लियोसिट्रिजिन मोंटेलुकास्ट कॉम्बिनेशन है, समझे तो आप पैरासीटामॉल खा रहे हैं और पैरासीटामॉल के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है तो भी पेशेंट जो है ले सकता है। आगे बात करते हैं एंटीवायरल मेडिकेटेड की, तो ये एंटीवायरल में सेल्टामिविर करके हैं, जो खासकर 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ये मेडिकेशंस अवेलेबल होती है। तो ये मेडिकेशंस क्या करते हैं, जब वायरल हो फ्लू का वो वायरस आपके शरीर में और ज़्यादा फैलने से उसका मल्टीप्लिकेशन होने से रोकते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शंस बेस्ड मेडिसिन्स है, आपका डॉक्टर जो है वो अच्छे से आपको डायग्नोस करके ये मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर बात आती है एंटीबायोटिक्स की, जो कि सिम्टम्स है, जैसे गले में खराश हो रही है, गले में सूजन आ गई है, तो ऐसे कंडीशन में एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी पड़ता है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे कि सेफेक्जिम का ऑप्शन बनता है, सेफाडोक्सिल है, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एमोक्सिसिलिन, या फिर आप मैक्रोलाइज में भी ले सकते हैं। तो मैक्रोलाइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन है या फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन जैसे मैक्रोलाइड आपके लिए ऑप्शन बन जाती है। फिर सिफालोस्पिरिन में यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं सेफेक्जिन या सिफाडोक्सिल का ऑप्शन है, और पेनिसिलिन जिसमें से डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एमोक्सिसिलिन जैसे पेनिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन भी आप ले सकते हैं। एंटीबायोटिक के रूप में अब आगे बात आती है मल्टीविटामिन की, और लेना भी ज़रूरी है। इसमें एक सिम्टम्स डेवलपमेंट होता है, पेशेंट को काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है, थकान महसूस करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसके इम्यूनिटी भी बनी रहे और साथ ही साथ थकान और कमज़ोरी दूर बनी रहे, या और साथ ही साथ जो बीमारी में फास्ट रिकवरी के लिए मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है, एक सुप्राडीन का मेडिसिन है वो ले सकते हैं, या फिर हेल्थ ओके का एक मेडिसिन आता है, या कॉम्बिनेशन में मल्टीविटामिन का टेबलेट आता है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।